Hello students, welcome to Sanjay Godawat, IIT and Medical Academy. Here myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty. Students, last topic हम लोगों ने डिस्कस किया है बैलेंसी एंड डायगोनल रिलेशनशिप। तो बच्चों बैलेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि क्या होता है कि जब हम काफ़ी सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड बैलेंसी दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो मैंने आपको एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, करेक्ट है, एस और पी ब्लॉक को लेके मैक्सिमम कंपाउंड्स आसानी से फॉर्म होते हैं जो अपने सिलेबस के अंदर भी हैं, एनसीईआरटी से भी हैं, अपने नीट और जेईई के सिलेबस के अंदर भी देखने को मिलते हैं। इसलिए बैलेंसी कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट उसमें से क्वेश्चंस आपके जो बनते हैं, ठीक है, वो अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो बहुत सिंपल सा बनता है, बट इस बैलेंसी एंड डायगोनल रिलेशनशिप का यूज बाकी कॉन्सेप्ट में आपको देखने को मिलता है। तो इसी प्रोसेस में आगे चलते हुए आज बच्चों अपन एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। यस, तो टॉपिक बच्चों है नेचर ऑफ ऑक्साइड। यस, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैं डिस्कशन करूं, जनरल डिस्कशन, कि मेरे पास एस ब्लॉक में सारे के सारे मेटल्स हैं, तो बच्चों मेटल्स की रिएक्शंस अगर करेंगे ऑक्सीजन गैस के साथ, व्हेन मेटल इज रिएक्ट विद एयर, अगर ऐसा लिखा रहेगा तो इसका मतलब है कि मेटल की रिएक्शंस ऑक्सीजन गैस के साथ में भी हो रही है और मेटल की रिएक्शन नाइट्रोजन गैस के साथ में भी हो रही है। क्यों? क्योंकि एयर के अंदर बच्चों ऑक्सीजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस दोनों का कॉम्बिनेशन है बिकॉज ऑफ मैक्सिमम परसेंटेज। तो फिर वहाँ से टू डिफरेंट आपके प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। बट डायरेक्टली बोला गया है कि व्हेन मेटल इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस या डायरेक्टली कंबेशन हो रहा है तो बच्चों वहाँ से बनेगा मेटल का ऑक्साइड। तो मेटल बच्चों बेसिक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, तो इससे बनने वाला ऑक्साइड भी एक बेसिक प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, एक बेसिक नेचर को होल्ड करेगा, करेक्ट है। तो जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो बच्चों सारे के सारे, मैक्सिमम कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जो मैं डिस्कस करूंगा आज, तो मेटल्स के सारे ऑक्साइड आपके बेसिक इन नेचर होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, जो अपन डिस्कस करेंगे आज। नेक्स्ट बच्चों आते हैं नॉन मेटल्स कहाँ देखने को मिलते हैं, पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक के अंदर मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं, क्लियर है। तो बच्चों नॉन मेटल्स के साथ में जितने भी, अगर नॉन मेटल्स का मैं कम्बिशन कराता हूँ, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो डेफिनेटली बच्चों वहाँ से जो बनेगा नॉन मेटल का ऑक्साइड वो आपका बेसिक इन नेचर होगा, वो आपका एसिडिक इन नेचर होगा, क्लियर है। क्योंकि मेटल के जो ऑक्साइड्स बनेंगे वो आपके बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होंगे वो आपके एसिडिक इन नेचर, क्लियर है। बट बच्चों जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, है ना, कुछ एलिमेंट्स की जो अपन डिस्कस करेंगे वो दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, एसिडिक प्रॉपर्टी एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी, क्लियर है। लेकिन डी ब्लॉक के बच्चों एलिमेंट्स आपके मेटल्स होते हैं तो वहाँ पे आपको बेसिक प्रॉपर्टी या बेसिक नेचर ऑक्साइड का देखने को मिलेगा। तो एक बेसिक डिस्कशन किया अपन ने, जो अपन को पता रहना चाहिए कि मेटल्स ऑक्साइड जनरली किस नेचर का होता है एंड नॉन मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है एंड मेटलॉइड्स बच्चों किस प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं केमिकल बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स। तो केमिकल बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड्स के अंदर सबसे पहले बच्चों अपन ये डिस्कस कर लेते हैं कि ऑक्साइड्स एक्चुअली बनते कैसे हैं, क्या उसकी डेफिनेशन होगी, अपन डिफाइन कैसे करेंगे। तो बच्चों ऑक्साइड्स बेसिकली क्या है, बाइनरी कंपाउंड्स, है ना। फर्स्ट पॉइंट अपन यही ध्यान देंगे, बाइनरी का मतलब क्या है, टू। तो ऑक्साइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज अपन बात कर रहे हैं बच्चों ऑक्साइड्स, वो ऑक्साइड मेटल का भी हो सकता है, नॉन मेटल्स का भी हो सकता है। तो बच्चों मैं कह रहा हूँ कि किसी भी मेटल के साथ में, किसी भी नॉन मेटल के साथ में या किसी मेटलॉइड के साथ में अगर बच्चों ऑक्सीजन गैस की रिएक्शंस हो रही है या बच्चों यहाँ पे मेटल्स का, नॉन मेटल्स का, मेटलॉइड का कम्बिशन हो रहा है, अरे बात क्लियर है, इसका कम्बिशन हो रहा है किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, है ना। अगर क्वेश्चन में लिखा है ऑक्सीजन गैस करके तो आपको सिर्फ बच्चों क्या फॉर्म करना है प्रोडक्ट में, ओनली ऑक्साइड का फॉर्मेशन करना है, क्लियर है। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन में लिखा होगा बच्चों एयर, है ना, कि मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड इज रिएक्ट विद एयर, तो बच्चों उस केस में ध्यान देना है कि आपके कितने बनाने हैं प्रोडक्ट, टू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। क्यों करना है, क्योंकि बच्चों एयर में प्रेजेंट आपकी ऑक्सीजन गैस भी है, एयर में प्रेजेंट आपकी नाइट्रोजन गैस भी है, तो रिएक्शन नाइट्रोजन गैस के साथ में भी होगा, रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ में भी होगा, इससे बच्चों यहाँ से बनेंगे आपके टू प्रोडक्ट, क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके।
तो बच्चों सिंपल सा है कि ऑक्साइड्स बेसिकली आर दी बाइंडरी कंपाउंड्स, जब बच्चों मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन गैस के साथ में। क्लियर है? तो यहाँ से फॉर्मेशन होता है आपका ऑक्साइड्स। जैसे बच्चों एग्जांपल है Na2O, देन B2O3, देन SiO2। मैं रिएक्शंस आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि लाइक बच्चों सोडियम इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैस, तो कैसा बनेगा अपना प्रोडक्ट। तो बच्चों यहाँ से लिखा मैंने सोडियम और यहाँ लिखा मैंने ऑक्सीजन। सोडियम की बच्चों बैलेंसी कितनी है? सोडियम की बैलेंसी यहाँ से बच्चों आती है +1, है ना। एंड ऑक्सीजन के बारे में बच्चों बात करते हैं, इसकी बैलेंसी कितना होगा, तो यहाँ से लिखा अपन ने -2, बट मॉड में लिखना है बिकॉज बच्चों यहाँ पे आपको प्लस में ही डिफाइन करना होता है। तब इस केस में यहाँ से तो आपका ये 2 लिखा जाएगा, यहाँ से +1 ही लिखा जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2 को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे सोडियम के साथ में और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन के साथ में, तो यहाँ से बनेगा आपका प्रोडक्ट, दिस इज दी Na2O। अरे क्लियर हो गया? तो Na2 आपको ऐसे लर्न नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि Na2O का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है। सेकंड बच्चों आता है B2O3। तो मैंने कहा बोरॉन इज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है। जब बोरॉन बच्चों यहाँ से इम्प्योर फॉर्म का है ना, बोरॉन कैसे रहेगा आपका? इम्प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म में जो बच्चों बोरॉन होता है वो आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर्स होता है ना, रिजिड होता है, तो उसकी रिएक्शंस नहीं होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। बट बच्चों इम्प्योर बोरॉन की रिएक्शंस रहेगी, तो यहाँ से रिजल्ट अपना बनेगा बोरॉन के साथ लिखा ऑक्सीजन। अब बोरॉन की बच्चों वैलेंसी कितना है उस पर ध्यान देते हैं। ऑक्सीजन की वैलेंसी तो बच्चों -2 डिफाइन हो गई, यहाँ से बोरॉन के लिए बच्चों कितना हो गया? +3 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आंसर बन गया आपका B2O3। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं इसके प्रोडक्ट। नेक्स्ट बच्चों कौन सा? SiO2। यस, ध्यान देते हैं अपन इस साइड में। तो बच्चों सिलिकॉन लिखा, साथ में लिखा अपन ने ऑक्सीजन, है ना, कम्बिशन हो गया, तो रिएक्शंस होने से बना एक प्रोडक्ट लिखा मैंने SiO। अब क्या प्रोडक्ट है, कौन से कितने एटम्स हैं, सिलिकॉन के एटम्स कितने हैं, ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, तो बच्चों बैलेंसी से। तो देखो यहाँ कितना बैलेंसी आएगा? 4, है ना। ऑक्सीजन आपका देखो सिलिकॉन कहाँ से बिलोंग कर रहा है? कार्बन फैमिली से। ऑक्सीजन के लिए बच्चों कितना आएगा? तो यहाँ से अपन ने -2 लिखा, तो यहाँ से 4 है, यहाँ से -2 है, एक्चुअली वो +2 ही होता है। तो यहाँ से बच्चों कैंसिल करते हैं, एक सिंपलेस्ट रेशियो में लेके आते हैं, तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ पे 2 होगा। इसका मतलब बच्चों इस 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन के साथ में होगा और 1 का मल्टीप्लाई सिलिकॉन के साथ में होगा, तो यहाँ से बनेगा अपना SiO2। तो इस तरीके से बनेगा आपका सिलिकॉन ऑक्साइड। अरे क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट बच्चों पॉइंट्स पे आते हैं कि ऑक्साइड्स आर चार्जलेस स्पीसीज। चार्जलेस क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि यहाँ से बना सोडियम ऑक्साइड, अपन थोड़ा वापस चलते हैं, मैंने लिखा यहाँ से Na2O, तो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन के पास टोटल चार्ज कितना है? -2, और सिंगल सोडियम पे चार्ज कितना होगा? +1। अब 2 सोडियम है तो बच्चों यहाँ से कितना हो जाएगा आपका? +2 हो जाएगा, तो इधर +2 यहाँ से -2, तो चार्ज बैलेंस हुआ ना। तो किसी भी ऑक्साइड्स में हमेशा बच्चों अगर एटम्स आपके बैलेंस हैं, है ना, बैलेंसी कंप्लीटली सेटिस्फाइड की गई है, तो बच्चों बनने वाला ऑक्साइड आपका चाहे मेटल का ऑक्साइड हो या फिर नॉन मेटल ऑक्साइड हो या फिर आपका मेटलॉइड्स के ऑक्साइड्स हो, हमेशा कैसे मिलेंगे? चार्जलेस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बच्चों आते हैं, ऑक्साइड में ऑक्सीजन एटम हमेशा आपको पास में ही मिलेगा, ठीक है। तो मेटल के साथ में ही ऑक्सीजन लिखा होगा, नॉन मेटल के जस्ट बगल में ही आपको ऑक्सीजन लिखा हुआ मिलेगा। अब बच्चों केमिकल बिहेवियर के बेस पे ऑक्साइड्स को अपन कैटेगराइज करेंगे कितने? 4 कैटेगरीज के अंदर। कौन कौन सा रहेगा? फर्स्ट वन इज एसिडिक ऑक्साइड, सेकेंड इज बेसिक, नेक्स्ट इज एम्फोटेरिक एंड लास्ट इज न्यूट्रल ऑक्साइड। तो टोटल ऑक्साइड्स हमारे पास कितने हो चुके हैं? 4 ऑक्साइड्स। इन 4 ऑक्साइड्स को हम लोग एक करके डिस्कस करते हैं, जो एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं अपन एसिडिक ऑक्साइड। तो जैसा अपन ने डिस्कशन किया था कि जितने भी आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? आपके एसिडिक ऑक्साइड। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। क्लियर है? सारे के सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से नोट डाउन करने, नोटबुक में लिखने हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस आता है, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन नॉलेज आपके पास रहनी चाहिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से लिखा है बाइंडरी कंपाउंड्स, बिकॉज ऑक्साइड्स है तो बच्चों बाइंडरी कंपाउंड से डिफाइन होगा, ऑफ ऑक्सीजन विद नॉन मेटल्स। जैसे बच्चों कार्बन के साथ मिलाया ऑक्सीजन, है ना, तो CO2 गैस का फॉर्मेशन हुआ, है ना। सल्फर के साथ में आया ऑक्सीजन, SO3 का फॉर्मेशन हुआ। बोरॉन प्लस ऑक्सीजन B2O3, Cl क्लोरीन के साथ में ऑक्सीजन तो Cl2O7। नेक्स्ट बच्चों आपका P4
O10। तो ये सारे के सारे आप एलिमेंट्स देखो यहाँ से, कौन कौन से बच्चों, कार्बन, सल्फर, बोरॉन, क्लोरीन एंड फॉस्फोरस, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं बच्चों, नॉन मेटल्स हैं। तो ये नॉन मेटल से बनने वाला जो आपका ऑक्साइड होगा वो कैसा रहेगा, एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट बच्चों, ऑक्साइड्स ऑफ हैविंग पीएच लेस देन 7, भी कुछ बच्चों एसिडिक है, तो अपन पीएच स्केल पर चलते हैं। तो पीएच स्केल में बच्चों 7 आपका जब डिफाइन होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। 7 से लेस वैल्यू रहेगी तो एसिडिक, और 7 से ऊपर जाएंगे बच्चों 8, 9, 10 अप टू 14, तो वो सारे के सारे आपके बेसिक। तो बच्चों यहाँ पीएच कैसा रहेगा, लेस देन 7। नेक्स्ट आता है कि अगर बच्चों ये जो आपके नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हैं, अगर उनकी रिएक्शंस कराते हैं अपन बेस के साथ में, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों CO2 कैसा नेचर होल्ड कर रहा है, एसिडिक नेचर होल्ड कर रहा है, ठीक है, कैसा नेचर होल्ड कर रहा है, एसिडिक नेचर को होल्ड कर रहा है। तो NaOH बच्चों कैसा अपना बेस है, तो फिर यहाँ पे रिएक्शंस होने वाली है एसिड एंड बेस रिएक्शन। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, एसिड और बेस रिएक्शन किस तरीके से यहाँ पे होती है उसका मैं आपको मैकेनिज्म एक बार डिस्कस करता हूँ, ठीक है, जिससे क्या है पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैंने लिखा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों यहाँ पे एक्वस फॉर्म में रहेगा। तो देखो इसका मैकेनिज्म मैं आपको डिस्कस करता हूँ, है ना, डायरेक्टली आंसर याद नहीं होता प्रोडक्ट, बट मैं आपको थोड़ा एक इजी ट्रिक की हेल्प से बताता हूँ, ठीक है, इसको अच्छे से आपको समझना है। तो यहाँ लिखा बच्चों मैंने CO2 गैस, यहाँ पे लिखा मैंने एक्वस, और साथ में NaOH। तो बच्चों NaOH बेसिक इन नेचर, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, बट प्रॉपर एसिड तो डिफाइन नहीं हो रहा ना CO2। तो सबसे पहला काम मैं CO2 को कन्वर्ट करूंगा एसिड की फॉर्म में। तो बच्चों CO2 की रिएक्शंस कराऊंगा मैं इस एक्वस के साथ। तो यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यहां से रिजल्ट बन गया अपना H2CO3। अरे क्लियर हो गया भाई, सिंपल सा है कि जब किसी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स को अपन वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों यहां से किसका फॉर्मेशन होता है, एसिड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है, देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे दिख रहे हैं ना, 2 हाइड्रोजन इधर आ गए, एक कार्बन यहाँ पे दिखा, एक कार्बन यहाँ पे भी दिखा, यहाँ बच्चों ऑप्शन 2 है, यहाँ पे 1 है, 3, तो आपके 3 ऑप्शन, तो बन गया अपना कार्बोनिक एसिड। सेकेंड स्टेप में बच्चों क्या होगा, जैसे यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन हुआ, लिखा अपन ने H2CO3, अब सामने बच्चों हमारे पास बेस था, इसको लिखा NaOH, रिएक्शंस करा दी, तो बच्चों अब एसिड बेस करा सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यस, यहां सोडियम प्लस OH माइनस, यहां से बच्चों H प्लस, यहां से CO3 माइनस। अब बच्चों ये जो कार्बोनिक एसिड का डिसोसिएशन होगा तो यहां से मिलेगा 2H प्लस, और मिलेगा यहां से आपका CO3 माइनस 2। अब बच्चों यहां सोडियम प्लस है, तो यहां इसका प्लस और इसका माइनस, और इसका माइनस इसका प्लस, इसे कंबाइन करना है, बट चार्ज तो बैलेंस होनी चाहिए ना। यहां सोडियम +1 है, यहां बच्चों कार्बोनेट -2 की स्टेट में है, तो फिर चार्ज बैलेंस नहीं होगा ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। 1 सोडियम के पास +1 है तो 2 सोडियम के पास +2 होगा, एक OH आपका -1 होल्ड करेगा तो 2 OH आपके -2 होल्ड करेंगे। क्लियर हो गया ना। अब इसे अपन सॉल्व कर देते हैं, तो बच्चों यहां से बनेगा आपका, बोलो रिजल्ट क्या, ये आपका आंसर यहां से कन्वर्ट होके हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, Na2CO3 प्लस बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वाटर मॉलिक्यूल्स कितना बनेगा, 2 मोल्स ऑफ H2O फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से रिएक्शंस बच्चों अपनी हो गई कंप्लीट। अब यहां से रिजल्ट क्या बनता है वो ध्यान दो, कार्बोनिक से कार्बोनिक कैंसिल हो गया। क्लियर है, एक वाटर मॉलिक्यूल से 1 वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल हो गया, तो ऊपर से बच्चों क्या बचा मेरे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, यस, प्लस क्या है 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहां से रिजल्ट आया आपका Na2CO3 और प्लस आपका 1 मोल ऑफ H2O। तो इस तरीके से बन गया आपका ये फाइनल रिजल्ट। तो अगर बच्चों देखो मैं बोलता कि डायरेक्टली आप इसको याद करो तो फिर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट याद नहीं होते, है ना, बट स्टेप बाय स्टेप समझने से रिएक्शंस बैलेंस भी हो गई, बैलेंसिंग भी इसमें कंप्लीट हो चुकी है, और साथ में आपका कंप्लीट प्रोसेस भी समझ में आया है। क्लियर हो गया है, यस। तो इसको अच्छे से आपको नोट डाउन कर लेना है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ऑक्साइड्स व्हिच फॉर्म एसिड टू रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना, ऑक्साइड व्हिच फॉर्म एसिड टू रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों यहां से देखा अपन ने, अभी आपको डिस्कस किया था, तो यहां से बनेगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। एसिडिक ऑक्साइड आर ऑल्सो नोन एज एसिडिक एनहाइड्राइड्स बिकॉज
दे ऑब्टेन फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड्स, है ना। जैसे बच्चों मेरे पास कार्बोनिक एसिड है, इसको हीट कर दो जरा, तो अपन कैसे समझेंगे, यहाँ बच्चों हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अगर किसी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है तो हीट करने पहले वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेगा ना, यस। तो देखो यहाँ से H2O बाहर निकल गया, क्या बच्चों बचेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन कैंसिल कर लो, एक ऑक्सीजन यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो बन गया ना CO2 गैस। तो अब जो CO2 बच्चों दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज द नॉन मेटलिक ऑक्साइड, तो इसी CO2 को बच्चों अपन क्या बोलते हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको अपन, एसिडिक एनहाइड्राइड। तो जब किसी एसिड से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकालते हैं तो बच्चों वहां से जो आपको मिलता है नॉन मेटलिक ऑक्साइड, उसी को अपन क्या बोलेंगे, एसिडिक एनहाइड्राइड। क्लियर है। एसिडिक ऑक्साइड आर आल्सो नोन एज कोवलेंट ऑक्साइड और मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो बच्चों से क्योंकि यहाँ कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है, दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट इज कोवलेंट ऑक्साइड एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो बच्चों यहाँ पे एसिटिक ऑक्साइड अपना कंप्लीट होता है। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट आपका, बेसिक ऑक्साइड। तो बच्चों जैसा अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जितने भी आपके बच्चों मेटल्स के ऑक्साइड्स होंगे, करेक्ट है, तो बाइंड्री कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद मेटल्स, तो वहां से फॉर्मेशन होगा आपका बेसिक ऑक्साइड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, जैसे बच्चों एग्जांपल, बेरिलियम ऑक्साइड सोडियम के साथ, देखो मैग्नीशियम के साथ में, कैल्शियम के साथ में एंड क्रोमियम के साथ में, तो ये सारे के सारे एलिमेंट बच्चों मेटल्स हुए ना, तो इसके साथ में जो भी ऑक्साइड्स लिखे हैं वो कैसे लिए जाएंगे, आपके बेसिक ऑक्साइड। क्लियर है। अब बच्चों ये बेसिक इन नेचर है तो इसका पीएच क्या होगा, ऑब्वियसली बच्चों 7 से अधिक होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट विद एसिड्स। जैसे मैंने अभी कहा था, इन केस ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, तो जो प्रोडक्ट बच्चों फॉर्मेशन हुए थे वहां से एसिडिक ऑक्साइड, तो उनकी क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी बच्चों क्या थी, उनकी प्रॉपर्टी क्या थी, नॉन मेटल ऑक्साइड की एसिडिक इन नेचर थी, तो बेस से रिएक्शन कर रहा था। अब बच्चों ये बेसिक ऑक्साइड है तो इनकी प्रॉपर्टी बच्चों कैसी होगी, बेसिक इन नेचर। कैसी होंगे, ये बच्चों बेस की तरह एक्ट करेंगे। अरे समझ में आया ना। तो इनकी रिएक्शंस करा सकते हैं अपन एसिड के साथ में। तो बहुत ही सिंपल से आंसर बनाते हैं, ध्यान दो, बहुत आसान तरीका है। क्या है बच्चों, सोडियम के साथ में आया Na2O, तो सोडियम प्लस की फॉर्म में होगा, सल्फेट या -2 की फॉर्म में होगा। अरे क्लियर है। तो सोडियम के साथ में सल्फेट कंबाइन करेंगे तो बन गया आपका Na2SO4 प्लस बच्चों यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, इनके मिलने से बन जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। तो डायरेक्टली भी अपन इसको समझ सकते हैं, है ना। अगर आपको मैकेनिज्म नहीं करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डायरेक्टली अपन प्लस माइनस को भी कंबाइन करके आंसर को फॉर्म कर सकते हैं। ऑक्साइड व्हिच फॉर्म बेस टू रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल, जैसे बच्चों Na2 के रिएक्शंस कराएंगे वाटर के साथ में तो डेफिनेटली बेस का फॉर्मेशन होगा। बैलेंसिंग भी साथ में है, 2 सोडियम तो यहाँ भी 2 सोडियम है, यहाँ से बच्चों 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन बच्चों 1 + 1 2, तो यहाँ भी आपके 2 ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से बैलेंसिंग भी अपनी कंप्लीट है। और बेसिक ऑक्साइड आर आल्सो नोन एज बेसिक एनहाइड्राइड। क्यों बच्चों, क्योंकि जब इसे हीट करेंगे ना किसी बेस को, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल पहले ही बाहर निकलेगा और जो बचेगा बच्चों अपना ऑक्साइड मेटल का Na2 को, उसी को बोलेंगे अपन बेसिक एनहाइड्राइड। जिस तरीके से एसिडिक ऑक्साइड बच्चों नॉन मेटल्स ऑक्साइड बचा था उसको बोला था अपन ने आपका एसिडिक एनहाइड्राइड, तो इसे बोलेंगे अपन बेसिक एनहाइड्राइड्स। नेक्स्ट, बेसिक ऑक्साइड्स आर आल्सो नोन एज आयोनिक ऑक्साइड, इसको अपन आयोनिक ऑक्साइड के नाम से भी कॉल करेंगे। थर्ड बच्चों पॉइंट आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक का मीनिंग बच्चों बड़ा क्लियर सा है कि ऐसे ऑक्साइड्स जो बच्चों एसिड के साथ एज वेल एज बेस के साथ, तो एसिड एंड बेस के साथ दोनों के साथ आसानी से रिएक्शंस कर सकें, तो ऐसे ऑक्साइड्स को बोलेंगे अपन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे उसको अपन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे बच्चों बाइंड्री कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद मेटलॉइड्स, है ना, इसे आपको याद रखना अच्छे से, बाइंड्री कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन विद मेटलॉइड्स। तो बच्चों मेटलॉइड्स के साथ में जब ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करेगी तो वहां से फॉर्मेशन होगा आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे बच्चों आर्सेनिक हो गया, है ना, एंटीमनी हो गया, यस डेफिनेटली बच्चों ये फॉर्म कर रहे हैं आपके क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो सम मेटल्स आर आल्सो फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स लाइक बेरिलियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Cr2O3, ZnO2, B2O5 और ऑक्साइड्स ऑफ टिन एंड लेड, है ना। ये सब आपको बच्चों बिल्कुल अच्छे से क्या करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन्हीं एग्जाम्पल से बच्चों क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम्स के अंदर आते हैं, है ना। तो आप बिल्कुल अच्छी चीज को याद, अभी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, है ना, उससे भी याद करने की कोशिश करेंगे।
तो ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेस, तो बच्चों उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे रिएक्शंस बच्चों है Al2O3, Al2O3 बच्चों क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। रिएक्शन करेगा बच्चों एसिड के साथ में, तो आंसर बनाएगा यहां से क्या, एल्यूमिनियम प्लस होगा, Cl बच्चों माइनस होगा, Al के साथ Cl कंबाइन कर दो तो बन गया AlCl3। यहां से हाइड्रोजन प्लस, यहां से ऑक्सीजन माइनस, तो बन गया वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। सेकंड बच्चों Al2O3 रिएक्शन बेस के साथ में भी हो रही है, कैसे बनाना आंसर, इसको मैं आपको बताता हूं मैकेनिज्म की हेल्प से, ठीक है ना। तो अब बच्चों यहां से लिखा अपन ने Al2O3 इज रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले स्टेप में बच्चों क्या होगा, ये Al2O3 कन्वर्ट होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। तो लिखा बच्चों अपन ने फर्स्ट स्टेप के अंदर कि Al2O3 इज रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यहां से बन गया आपका AlOH थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चों क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जरा ओपन करके लिखो, कैसे लिखा जाएगा, H3AlO3। देखो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ना इसको, 3 हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम 1 एंड 3 ऑक्सीजन, इस तरीके से ओपन कर दिया। अब बच्चों क्या होगा कि दिखने में तो बेस लग रहा है ना, OH दिख रहा साथ में, बट मैंने इसको ऐसे लिखा तो आपको एसिड की तरह समझ में आ रहा हो, क्यों, क्योंकि एसिड वाले केस में हाइड्रोजन पहले आता है ना। अरे बात समझ में आ रही है। तो बच्चों यहां से कुछ एसिडिक प्रॉपर्टी की तरह डिफाइन हो रहा है। अब एक बच्चों यहां से कॉन्सेप्ट रहता है कि यहां से मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देना है। तो कितने H2O बाहर निकाल सकते हैं बच्चों, यहां से अपन 2 H2O बाहर निकाल सकते हैं। सारे के सारे H2O बाहर निकालना है, क्यों, क्योंकि बच्चों हाइड्रोजन फिर बचेगा नहीं, तो अपन एसिड कैसे मानेंगे इसको। तो यहां से आपका 2 H2O बाहर निकाल देते हैं, तो बच्चों बनेगा H देन Al, ऑक्सीजन 2 बाहर जाएंगे, तो बच्चों यहां बचेगा कितना आपका, तो ये हो जाएगा आपका HAl। देन इसके बाद में देखो 2 हाइड्रोजन यहां से निकले बाहर, है ना, और 2 into 4 हो जाएगा, नहीं, तो यहां से 4 हाइड्रोजन तो है ही नहीं बच्चों, तो 2H2 कैसे निकाल सकते, नहीं। तो अब इस केस में आप क्या करो, आप यहां से 2H2 नहीं 1H2 को ही बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहां से अपन ने 1H2 बाहर निकाला, तो बच्चों बचेगा ये आपका, देखो यहां से HAl, देन यहां से हो जाएगा आपका कितना 2, तो HAlO2 आपका बचा। अब इस HAlO2 को डिसोशिएट करेंगे तो मिलेगा H+ और बच्चों यहां से AlO2-1, H+ AlO2-1। अब रिएक्शंस कराते हैं बच्चों। तो वहां से देखा अपन ने कि बच्चों HAlO2 मिला प्लस, अब बच्चों ये प्रॉपर्टी एसिड की होल्ड कर रहा है। अब आप डाल सकते हो यहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे अपन ने NaOH डाला तो बच्चों प्लस माइनस कंबाइन करना है, ठीक है ना। इसका H+, इसका OH- है इन बेस का, तो यहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, प्लस बच्चों यहां से बनेगा NaAlO2। बोलो सबको बात समझ में आ रही है। तो NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहां से बच्चों अपन को पता चल रहा है कि यह सोडियम एल्यूमिनेट इज अ मेजर प्रोडक्ट। देखो ध्यान से समझ में आया, दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट, और प्लस बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हुआ। तो Al2O3 से NaAlO2 कैसे बना, इसके पीछे का मैकेनिज्म मैंने आपको डिस्कस किया, ठीक है। इस मैकेनिज्म को आप अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है, जिससे क्या है कि काफी सारे क्वेश्चंस अब रिएक्शंस बच्चों आती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो बहुत ही आसानी से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं और काफी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों आएगा फोर्थ इज न्यूट्रल ऑक्साइड। तो ऐसे ऑक्साइड्स जिनका बच्चों pH आपका 7 होगा, वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें बच्चों आपका N2O, यस, NO, NCO एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इनको भी अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब आपके यही बच्चों ऑक्साइड्स हैं, N2O, NO, CO, H2O ऑप्शंस में दे दिया जाएगा, है ना। आपको आइडेंटिफाई करना है कि गिवन ऑप्शंस में कौन सा आपका मॉलिक्यूल, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स को होल्ड करता है, डिफाइन करता है। तो इन ऑप्शंस में से कोई ना कोई आपका, इन मॉलिक्यूल्स में से कोई ना कोई ऑप्शंस आपको दिया जाएगा, तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो N2O, NO, CO एंड आपका वाटर मॉलिक्यूल्स, जिनका pH बच्चों क्या होता है 7। और ये सारे के सारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे नॉन मेटल, इधर भी नॉन मेटल, यहाँ भी नॉन मेटल है, यहाँ भी नॉन मेटल है, तो सम नॉन मेटल्स फॉर्म न्यूट्रल ऑक्साइड, है ना। उसके बाद बच्चों आते हैं ऑक्साइड्स व्हिच न्यूट्रल टुवर्ड्स एसिड एज वेल एज बेस। तो एसिड के साथ रिएक्शंस कराएंगे, बेस के साथ रिएक्शंस कराएंगे, दोनों के केस में बच्चों ये ऑक्साइड्स कैसे रहते हैं, आपके न्यूट्रल रहते हैं। क्लियर है, ओके। अब बच्चों यहाँ पे बेसिक डिस्कशन अपन कर चुके हैं, जिसमें अपन ने ये समझा कि एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, और न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होते हैं। सारी प्रॉपर्टी अपन ने अच्छे से स्टडी कर ली,
और कुछ मैकेनिज्म को भी समझ लिया। अब चलते हैं बच्चों कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की तरफ, है ना, जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें बच्चों सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ऑक्साइड्स, जिसमें से सबसे फर्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों बच्चों? क्योंकि SiO2 बच्चों एक एसिडिक ऑक्साइड है, बट सिलिकॉन इज ए मेटलॉइड। अरे कैसा है? मेटलॉइड। तो मैंने कहा था बच्चों अगर मेटलॉइड है तो फिर कैसा ऑक्साइड बनेगा बताओ? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बट SiO2 में सिलिकॉन बच्चों मेटलॉइड्स है, तो बच्चों आपका ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो SiO2 जो बना है वो बच्चों कैसा होता है? एसिडिक ऑक्साइड के नेचर को डिफाइन करता है, ध्यान देना। नेक्स्ट बच्चों सेकंड पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार करना है इसको भी। तो CrO3 and Mn2O7, CrO3 and Mn2O7 दोनों बच्चों कैसे हैं? एसिडिक ऑक्साइड। जबकि क्रोमियम एंड मैग्नीज बोथ आर मेटल्स। तो मेटल से बनने वाले बच्चों ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर। कैसे होते हैं बच्चों? बेसिक इन नेचर होते हैं, उनका नेचर बच्चों बेसिक होता है। लेकिन यहाँ पे क्रोमियम मैग्नीज बच्चों दोनों मेटल्स हैं, उसके बावजूद भी ये दोनों अच्छे से ध्यान रखना है, CrO3 एंड Mn2O7 दोनों कैसे रहेंगे? आपके एसिडिक ऑक्साइड। ये है बच्चों CrO3 का स्ट्रक्चर, ये है Mn2O7 का। बच्चों क्रोमियम इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 6। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बच्चों 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑक्सीजन के साथ बच्चों डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, इस तरीके से बनेगा मेरा CrO3 का स्ट्रक्चर। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस में स्ट्रक्चर बना के भी देते हैं, तो उससे भी मेरे को आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, इसलिए अपन ने ये दोनों की स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किए हैं। Mn2O7 बच्चों मैग्नीज के साथ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 7। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से डबल बोंडो डबल बोंडो डबल बोंडो, इधर भी बच्चों मैग्नीज के साथ यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ से डबल बोंडो डबल बोंडो डबल बोंडो। बाकी बच्चों ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा आएगा तो उसको बीच में इस तरीके से अपन कनेक्ट कर देंगे। तो ये बनता है इसका आपका स्ट्रक्चर। pH वैल्यूज डिपेंड्स अपॉन एसिडिक स्ट्रेंथ। तो बच्चों pH वैल्यू जो होती है वो एसिडिक स्ट्रेंथ पे कैसे डिपेंड करती है ना? तो मैंने कहा बच्चों किसी मॉलिक्यूल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसी कंपाउंड की, किसी सॉल्यूशन की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो रही है, मैंने अपने मन से आप डिसाइड कर सकते हो, तो उसका pH वैल्यू बच्चों क्या होगा? कम होगा, 7 से काफी कम होगा। इसका मतलब मोर एसिडिक स्ट्रेंथ तो बच्चों pH वैल्यू उतनी ही कम, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट, इसी तरीके से बच्चों मिनिमम pH वाला ऑक्साइड मींस मोर एसिडिक, मींस मोर एसिडिक। अरे क्लियर है? तो जिसका pH जितना कम होगा उतनी बच्चों वहां पे मिलेगी आपको क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ। अब ध्यान देना, बेसिक ऑक्साइड बच्चों क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ बच्चों जितनी ज्यादा होगी, मतलब pH वैल्यू 7 से ऊपर उतना ज्यादा होगा, तो pH वैल्यू भी अधिक। इसका मतलब क्या है कि pH वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। इसको भी ध्यान देना है ना? क्वेश्चंस कैसे आएगा आपको मैं डिस्कस करूंगा कि गिवन ऑप्शंस में आपको pH वैल्यू दे देगा और आपसे पूछेगा मोस्ट बेसिक कौन सा है, या फिर आप यू हैव टू अरेंज गिवन मॉलिक्यूल्स या गिवन डाटा, है ना? pH वैल्यू गिवन होगी, उसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, है ना? तो उसको भी अपन सॉल्व करेंगे। तो जितना बच्चों pH वैल्यू ज्यादा रहेगा बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जितना pH वैल्यू बच्चों कम रहेगा, है ना, मॉलिक्यूल्स या सॉल्यूशन उतना अधिक एसिडिक आपको मिलेगा। तो मैक्सिमम pH वैल्यू मींस मोर बेसिक ऑक्साइड। क्लियर हो गया pH का रिलेशन? नेक्स्ट, अब बच्चों आते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जनरल ट्रेंड बच्चों कैसे काम करता है ना? पीरियोडिक टेबल के अंदर जनरल ट्रेंड बच्चों किस तरीके से काम करेगा एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स को लेके। तो बच्चों ध्यान देते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स में बच्चों ग्रुप हैं। तो पीरियड्स का मतलब बच्चों क्या? लेफ्ट, यहां से राइट। तो जब भी हम लेफ्ट से राइट में ट्रेवल करेंगे तो बच्चों आपको देखने को मिलेंगे यहां से क्या? यहां से देखने को मिलेंगे बच्चों पीरियड। क्या मिलेगा? पीरियड। तो जब भी हम पीरियड में ट्रेवल करेंगे तो बच्चों आपका नॉन मेटेलिक नेचर बच्चों क्या होता है? एलिमेंट्स का इंक्रीज। अगर बच्चों नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीज होगा तो एसिडिक नेचर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। बट बेसिक नेचर क्या हो जाएगा आपका? रिवर्स होता है ना एसिडिक का, तो वो डिक्रीज। अब बच्चों टॉप टू बॉटम ट्रेवल करते हैं, ये टॉप पोजीशन है, ये बॉटम पोजीशन है। इसका मतलब बच्चों अपन कहां ट्रेवल कर रहे हैं? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम ट्रेवल करने पे एलिमेंट का साइज बच्चों बिगर हो जाएगा, ऊपर के एलिमेंट का साइज छोटा होगा, है ना, किसी भी ग्रुप में। नीचे आने पे साइज बिगर, बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स बच्चों इंक्रीज हो रही हैं। तो साइज बड़ा होने से
न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, उसके बीच की डिस्टेंस बच्चों मैक्सिमम हो जाएगी, जिससे अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू मिनिमम। तो थोड़ी सी एनर्जी मिलने पे इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से आसानी से बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने की जो बच्चों कैपेसिटी है नीचे के एलिमेंट्स के एटम्स की बच्चों ज्यादा हुई किसी भी ग्रुप में, तो वहां पे आपकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, अधिक। क्यों? क्योंकि मेटेलिक प्रॉपर्टी मैक्सिमम होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो टॉप टू बॉटम ट्रेवल करने पे मेटेलिक नेचर अगर बच्चों इंक्रीज होगा तो बेसिक नेचर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, बट एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स इज डिपेंड्स अपॉन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको देखो समझते हैं बहुत अच्छे से बच्चों। यहां से पॉइंट लिखा है अपन ने पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर किसी क्वेश्चन में सपोज बच्चों मैं एग्जांपल दूं, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, सेकेंड मॉलिक्यूल इज कार्बन डाइऑक्साइड। दोनों ही मॉलिक्यूल्स बच्चों आपके कार्बन के हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हैं। इसमें सेंट्रल एलिमेंट कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। दोनों का निकालते हैं बच्चों अपन एसिडिक स्ट्रेंथ, किसका अधिक किसका कम होगा। तो कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे बच्चों विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान देना सब लोग। तो बच्चों कार्बन के केस में चार्ज कितना आएगा बताओ CO में, तो निकाला अपन ने X कार्बन के लिए प्लस ऑक्सीजन के बच्चों कितना -2 होता है, इक्वल टू कितना 0। इसको अपन ने सॉल्व किया तो X इक्वल टू निकल के आ गया आपका +2। इसका मतलब बच्चों यहाँ कार्बन पे +2 चार्ज आएगा। जबकि CO2 वाले केस में कैसे निकालेंगे, कार्बन के लिए निकालना है X, कितना चार्ज कार्बन पे तो X प्लस बच्चों 2 एटम्स ऑक्सीजन के, 2 इंटू -2 लिखेंगे। 2 एटम्स है ना ऑक्सीजन के, तो 2 यहाँ पे लिखना है। इस पे चार्ज बच्चों कितना होगा -2, वो यहाँ लिखा, इक्वल टू कितना 0। अरे -2 ही क्यों? क्योंकि बच्चों ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, उसको 2 चाहिए है ना। इलेक्ट्रॉन 2 लेने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट कर देगा, स्टेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन 2 लिया ना, इसलिए -2 चार्ज, ऐसे आप समझ सकते हो। अब इस केस में आंसर कितना, ये बन गया आपका -4, तो X की वैल्यू यहां से कितना आ गया +4। तो बच्चों यहाँ पे आपका +4। तो +2 और +4 में से बच्चों बिगर वैल्यू कौन सी है पॉजिटिव में, +4। इसका मतलब हो गया कि CO एंड CO2 में से आपका मोर एसिडिक कौन सा रहेगा, CO2। अरे पॉइंट क्लियर हो गया। तो CO2 इज मोर एसिडिक। अपन ने कैसे डिसाइड किया? अगर किसी क्वेश्चन में आपको गिवन ऑक्साइड्स दे रखे हैं और उन सभी के सभी ऑक्साइड्स में सेंट्रल एलिमेंट सिमिलर होगा, तो मोर एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी रहेगी उसको डिसाइड करना है। तो हमेशा आपको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से ही डिसाइड करना होगा। तो जितना अधिक पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, वो मॉलिक्यूल्स आपका मोर एसिडिक होगा, और जितना कम पॉजिटिव आपको मिलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, वो मॉलिक्यूल्स उतना ही कम मिलेगा आपको एसिडिक। ठीक है ना। इसी तरीके से एग्जाम्पल एक और बच्चों अपन समझने की कोशिश करते हैं, है ना। एग्जाम्पल अपन एक और लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा अपन ने सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज SO2, और नेक्स्ट लिखा अपन ने SO3। इन दोनों में से आपका मोर एसिडिक कौन सा होगा, है ना। आप देखो सॉल्व कर सकते हो कौन सा रहेगा। अपन अभी उसी रूल्स को फॉलो करेंगे जो डिस्कशन किया था। तो बच्चों सल्फर पे चार्ज निकालना है ना, सेंट्रल एलिमेंट सल्फर है, दोनों में कॉमन है, इसी पे चार्ज निकालना है। यस, तो यहाँ सल्फर पे देखो X हो गया, प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू आपका -2 हो गया, इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा आपका +4। जबकि बच्चों SO3 में निकालते हैं सल्फर पे आपका चार्ज, तो X प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0 होगा। तो X की वैल्यू यहां से बनेगी आपकी +6। इसका मतलब SO3 इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू SO2। तो इस तरीके से हम SO2 एंड SO3 का डिसाइड कर सकते हैं, है ना। काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, पैटर्न आपका यही है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट विल डिफाइन मोर एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। तो दैट्स व्हाई दोनों क्या रहेंगे आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अपन ने भी डिस्कस किया था ना SO2 एंड SO3, आई थिंक आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। P4O6 P4O10 इन दोनों को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो P4O6 में निकालते हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट। फास्फोरस 4 इंटू एक्स, 4 एटम्स हैं तो 4 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू, यहाँ 6 एटम है, 6 इंटू -2 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से 4x इक्वल टू बच्चों आ गया +12, है ना। 4 से 12 कैंसिल होके x की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका +3। जरा चेक करो बच्चों, यहाँ पे +3 डिफाइन हो गया, यस। अब निकालते हैं अपन P4O10। तो बच्चों P4O10 का आंसर निकालते हैं, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव चार्ज, तो 4 इंटू एक्स फॉर फास्फोरस प्लस 10 इंटू -2 फॉर ऑक्सीजन इक्वल टू 0।
तो यहाँ से 4x इक्वल टू हो गया आपका यहाँ से +20, 4 से कैंसिल होके बच्चों x का आंसर कितना आ गया +5, यहाँ +3, यहाँ +5। तो आंसर बच्चों क्लियर है कि P4O10 इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू P4O6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Cl2O, यहाँ बच्चों कितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा बताओ। यहाँ पे भी क्लोरीन सेंट्रल एटम, इधर भी सेंट्रल एटम क्लोरीन, सभी जगह सेंट्रल एटम आपको क्लोरीन ही मिलेगा। तो निकालते हैं बच्चों पर इस पे पॉजिटिव चार्ज या ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा देखो। तो Cl में 2 × x फॉर Cl प्लस बच्चों ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका 2x इक्वल टू बन गया बच्चों क्या +2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो x का आंसर हो गया आपका +1। तो Cl2O में बच्चों +1, यहाँ +3, यहाँ +5, यहाँ पे +7। तो जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों ज्यादा रहेगी वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या मिलेगी आपको ग्रेटर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ अच्छे से, क्वेश्चंस आएंगे डेफिनेटली है ना एग्जाम्स में। नेक्स्ट बच्चों आते हैं नोट पे, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ फॉर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स ऑफ डिफरेंट ब्लॉक्स। ब्लॉक्स बच्चों कौन कौन से हैं, एस ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो कैसे क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व है ना, इसका एक बहुत ही सिंपल सा बच्चों ट्रिक है ना, बहुत आसान सा आपका कॉन्सेप्ट है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। अगर बच्चों क्वेश्चन में गिवन है एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड, क्वेश्चंस में गिवन है एल्कली अर्थ मेटल्स के ऑक्साइड, क्वेश्चंस में गिवन है बच्चों डी ब्लॉक मेटल्स के ऑक्साइड, क्वेश्चंस में गिवन है आपके ऑक्साइड्स ऑफ पी ब्लॉक, तो सबसे ज्यादा बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ किसकी रहेगी, हमेशा एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स की। उससे कम कौन सा आएगा, एल्कन अर्थ मेटल्स ऑक्साइड। उससे कम कौन सा रहेगा, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, और लास्ट में होगा आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स। इस ट्रेंड को फॉलो करके आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे बच्चों मेरे सामने काफी सारे ऑक्साइड्स हैं है ना, एग्जांपल लिया अपन ने, जहाँ पे K2O, RbO, रुबिडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, बेरिडियम ऑक्साइड है ना, आयरन ऑक्साइड है, SnO। हमारे पास इतने सारे बच्चों ऑक्साइड्स हैं, मुझे अरेंज करना है इनका बेसिक स्ट्रेंथ, कैसे करेंगे बोलो। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बच्चों लगाते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स बच्चों कौन से हैं। तो देखा अपन ने यहाँ पे पोटेशियम एंड रुबिडियम, अरे क्लियर, पोटेशियम एंड रुबिडियम दोनों एल्कली मेटल ऑक्साइड है ना, आराम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। एल्कन अर्थ मेटल्स के बच्चों कौन से हैं ऑक्साइड्स, कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। डी ब्लॉक के बच्चों कौन से हैं, टाइटेनियम एंड बेरिडियम के ऑक्साइड्स। और पी ब्लॉक के अंदर बच्चों कौन सा आ रहा है, तो यहाँ पे SnO दिख रहा है ना, और साथ में यहाँ पे अपन इसको चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं बच्चों यहाँ से सिलिकॉन ऑक्साइड है ना, इस तरीके से ऐसा ही, यस ऐसा ही O2 कर सकते हैं, ठीक है ना, चेंज करते हैं है ना, नहीं तो फिर FeO आपका डी ब्लॉक का हो जाएगा, तो इसमें मैंने चेंज कर दिया। तो फिर ये हो गया आपके यहाँ से पी ब्लॉक है ना ऑक्साइड्स, ये डी ब्लॉक, यहाँ से अर्थ मेटल्स, यहाँ से आपके एल्कली मेटल्स। अब इसको अरेंज करना है, तो ये समझ में आ गया कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी इन दोनों से, यहाँ पे इसकी अधिक होगी, यहाँ पे इसकी अधिक, तो ऑर्डर तो बच्चों अपना ये बन गया ना। अब इसके बाद इन दोनों को अरेंज करना है, तो पोटेशियम और रुबिडियम में से किसकी वैल्यू बच्चों अधिक रहेगी, ध्यान दो। तो पोटेशियम की पोजीशन बच्चों यहाँ पे है ना, ऊपर पोजीशन है, टॉप पोजीशन है। रुबिडियम बच्चों आपको नीचे मिलेगा, तो टॉप टू बॉटम आने पे बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है ना। तो इन दोनों में से अधिक बच्चों कौन हो गया आपका, रुबिडियम ऑक्साइड। बोलो बात क्लियर हो गई है। तो यहाँ से बच्चों ऑर्डर बनना चालू हो गया, तो सबसे अधिक बेसिक कौन होगा, रुबिडियम ऑक्साइड, फिर आपका पोटेशियम ऑक्साइड। उसके बाद बच्चों देखो कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम में से कौन, कैल्शियम ऊपर रहेगा, स्ट्रोंशियम नीचे। तो जो एलिमेंट बच्चों नीचे रहेगा उस ऑक्साइड मोर बेसिक होगा, यस। तो इसके यहाँ पे स्ट्रोंशियम देना आपका कैल्शियम। उसके बाद टाइटेनियम, वेनेडियम, यहाँ से अपना आयरन है, यहाँ से आपका टिन है ना। यहाँ पे अपन सिलिकॉन को भी कर सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि हम बेसिक ऑक्साइड की तरफ जा रहे हैं है ना, तो उसको लास्ट में डालेंगे, बट आयरन ऑक्साइड ही ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका टाइटेनियम। अब ध्यान देना कि बच्चों डी ब्लॉक के अंदर जब अपन मूव करेंगे पीरियड के अंदर, तो पीरियड में ट्रेवल करने पे आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों इंक्रीज होती है और बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। इसलिए बच्चों टाइटेनियम ऑक्साइड आपका यहाँ पे मिलेगा मैक्सिमम बेसिक स्ट्रेंथ, देन वेनेडियम, देन आयरन, लास्ट में मिलेगा टिन ऑक्साइड। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ है ना। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन और करते हैं कि अगर बच्चों क्वेश्चंस के अंदर अगर एलिमेंट्स या ऑक्साइड्स आपको दे रखे हैं किसी पीरियड के अक्रॉस है ना, तो आप ध्यान देना कि अगर आपको क्वेश्चंस में ऐसे एलिमेंट्स आ गए जहां पे बच्चों वो सेम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं है ना, सिमिलर पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, तो यू हैव टू फोकस ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। तो सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा रहेगी तो वहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। जैसे आप यहां ध्यान दो,
ये बच्चों सारे के सारे एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये सभी के सभी बिलोंग कर रहे हैं थर्ड पीरियड से, है ना। सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो ये सभी के सभी एलिमेंट्स की जो ऑक्साइड्स हैं बच्चों, ये बिलोंग कर रहे हैं आपके थर्ड पीरियड से। तो इस केस में जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी बच्चों वो रहेगा मोर एसिडिक। इसका मतलब आपका Cl2O7 क्लोरीन आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उससे कम आपका सल्फर है, देन उससे कम फास्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम बच्चों आपका मोस्ट बेसिक होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बेसिक होगा, Al2O3 आपका एम्फोटेरिक होगा, है ना। ऐसा ही O2 आपका वीक एसिड होगा, है ना, ये भी आपका वीक एसिड कैटेगरी में है ना। यह आपके यहाँ से मॉडरेट एसिड कैटेगरी में रहेगा। और Cl2O7 कैसा होगा आपका मोस्ट एसिडिक होगा। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि Cl2O7 व्हेन रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स, तो बच्चों आंसर क्या बनेगा। मैंने कहा बच्चों ये कौन सा ऑक्साइड है, ये है आपका नॉन मेटल का ऑक्साइड। तो अगर इसको वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, एसिड का प्रिपरेशन होगा, यस। तो देखो 2 हाइड्रोजन, यस, है ना, 2 हाइड्रोजन। Cl बच्चों कितना है 2, तो यहाँ से Cl भी आपका ट्वाइस हो गया। कितना है ऑक्सीजन 7 + 1 8, तो यहाँ से 4 लिखा, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8। तो इस तरीके से आपके HCl4 का फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बच्चों SO3 इज रिएक्टिव विद वाटर मॉलिक्यूल्स। अगेन बच्चों सल्फर इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, रिएक्शंस कराते हैं वाटर के साथ में, तो बच्चों यहाँ से बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे 2 हाइड्रोजन, यस, 1 सल्फर, यस, ऑक्सीजन बच्चों यहाँ से 3, यहाँ से 1 4, तो यहाँ से O4 का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर हो गया। अगर बच्चों इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को मैं डिसोसिएशन करता हूँ, है ना, आयनाइजेशन करता हूँ, तो वहां से बनेगा 2H+ और आपका सल्फेट आयन। अब बच्चों यहाँ से HCl4 का आपका ये स्ट्रक्चर हो गया, जहां पे माइनस लिखा है वहां पे H+ लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका H2SO4 का बच्चों स्ट्रक्चर है, जहां से आपका यहाँ पे लगा सकते हैं H+, और इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर, बिकॉज क्लोरीन के पास बच्चों इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कितने होते हैं 7, तो यहाँ से आपका 1 2 3 4 5 6 एंड 7, है ना, बॉन्ड बनेंगे। देन आपके सल्फ्यूरिक एसिड में बच्चों इलेक्ट्रॉन्स कितने 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इस तरीके से आपका सल्फ्यूरिक एज वेल एज बच्चों HCl4 इन दोनों के स्ट्रक्चर से यहाँ से कंप्लीट होंगे। नेक्स्ट बच्चों आते हैं ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, है ना, उसको बच्चों अपन बोलते हैं एम्फोटर ऑक्साइड। जिसको देखो मैं याद रखने की आपको ट्रिक सिखाता हूँ, आपको याद कैसे करना है ना, क्योंकि काफी सारे आपके एलिमेंट्स हैं, आसानी से याद नहीं होते, आप इसको ऐसे याद करो, ठीक है। देखो मैं इधर लिखता हूँ, यहाँ से सिंपल सा आपका एक लॉजिक है ना, जिंक, मैं इसके लिखता हूँ, यहाँ ध्यान देना, जिनको, है ना, जिनको भी, है ना, जिनको भी करानी या करनी है ना, क्या करनी है, पार्टी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे फिर अपन, तो यहां से बोलेंगे जाओ सब, और इसके लिए बच्चों बोल देंगे दिस इज दी ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में बोलेंगे इसके लिए अपन सिडनी। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, जिनको भी करानी है पार्टी जाओ सब ऑस्ट्रेलिया सिडनी। तो देखो जिनको से आपका जिंक याद होगा, है ना, वी से आपका बेरिलियम, करानी से क्रोमियम, पार्टी से आपका पीबी, है ना, देन आपका गैलियम, जाओ से, देन आपका सबसे एंटीमनी, देन एल्यूमिनियम, देन आपका टिन। तो ये एलिमेंट्स बच्चों ऐसे हैं, है ना, इस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से इसको अच्छे से याद कर सकते हो। बोलो बात क्लियर है। तो इस ट्रिक को आप अप्लाई करो, जिससे आपको सारे के सारे एलिमेंट भी आसानी से याद होंगे, और उससे बनने वाले ऑक्साइड्स उनको आपको लिख के देखना है एक बार। बिल्कुल बच्चे सिंपल होते हैं, एक बार दो बार अच्छे से लिख के देखोगे आराम से याद होते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट देखो यहाँ से बच्चों क्रोमियम CrO3 एंड Cr2O7, ये दोनों ही बच्चों आपके मेटल्स हैं, है ना, बट ये दोनों बच्चों कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। अरे मेटल्स तो बच्चों बेसिक होना चाहिए ना ऑक्साइड फिर, बट यहाँ पे आपके एसिडिक होते हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों CrO3 से बनता है, जब CrO3 को डालेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ तो बनेगा H2CrO4, और इससे बच्चों बनेगा H2Cr2O8। तो ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स बच्चों क्या करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, जिसकी वजह से आपको याद रखना पड़ेगा CrO3 Cr2O7। देखने बच्चों क्रोमियम आपका मेटल है, बट आंसर कैसे बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड्स के। यस। नेक्स्ट बच्चों आते हैं अक्रॉस द पीरियड एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों पर डिस्कस किया था, इंक्रीज करता है बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो इधर बच्चों मिलेगा लेफ्ट साइड में आपका मोस्ट बेसिक, फिर मिलेंगे आपको एम्फोटेरिक, और लास्ट में मिलेगा आपको एसिडिक। दैट इज
व्हेन इन पीरियोडिक टेबल डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट्स एंड ऑक्सीजन इंक्रीजेज, तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या होगा आपका, इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये भी फॉलो कर सकते हैं। जिससे बच्चों बेरिलियम ऑक्साइड, Al2O3 अभी मैं आपको डिस्कस किया था, है ना, ये सारे के सारे बच्चों आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, जबकि CO, H2O, NO, N2O ये सारे के सारे कैसे होते हैं, आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अगर बच्चों ज्यादा रहेगी तो एसिडिक नेचर भी क्या रहेगा, इंक्रीज। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे बोरॉन है, तो आंसर क्लियर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, उससे कम कार्बन, उससे कम बोरॉन, हो गया आंसर। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो डायरेक्टली बच्चों इसे सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे ही सॉल्व किए गए हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे देखो सल्फर है, सेलेनियम है, टेरोलियम है ना, फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, है ना, सल्फर, सेलेनियम, टेरोलियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे डिक्रीज हुई तो वैसे वैसे आपका जो एसिडिक नेचर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्लियर हो गया, यस। नेक्स्ट बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं, डायरेक्टली आंसर रखना है कि अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों जितना ज्यादा होगा, है ना, सेंट्रल एटम का, तो वहां पे आपका एसिडिक स्ट्रेंथ की वैल्यू भी क्या मिलेगी, उतनी ही अधिक मिलेगी। क्लियर है, तो ये काफी सारे क्वेश्चंस है ना, इसको एक बार हम रिवाइज कर सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस को आपको करना है प्रैक्टिस, है ना। मैंने SO2 SO3 डिस्कस किया, N2O5 N2O3, इन सभी केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों हमेशा क्या मिलेगी, अधिक मिलेगी इन फर्स्ट ग्रुप के यहाँ पे एलिमेंट्स के कंपाउंड्स की, यहाँ पे इसके कंपैरिजन में। तो जितना अधिक बच्चों मिलेगा ऑक्सीडेशन स्टेट, वहां पे मिलेगी उतनी अधिक आपको एसिडिक स्ट्रेंथ। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग बेसिक नेचर। तो बच्चों डिक्रीजिंग बेसिक नेचर, तो सबसे अधिक बेसिक बच्चों कौन सा रहेगा, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम बच्चों पीछे आ गया, S ब्लॉक वाले अधिक होते हैं ना, तो D ब्लॉक वाला तो आ नहीं सकता पहले, इसलिए आंसर रॉन्ग हो गया, तो फर्स्ट आंसर नहीं हो सकता। सेकंड देखो बच्चों, सोडियम को लास्ट में लिख दिया है, जबकि सोडियम तो बच्चों S ब्लॉक का है, बेसिक होता है ना, तो ये आंसर भी यहाँ से आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद Al2O3 लास्ट में आपका सोडियम, यहाँ बोला कि बच्चों अरेंज अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग, तो सबसे पहले सबसे अधिक होना चाहिए ना, तो ये ऑप्शंस भी कैंसिल हो गया। तो यहां लिखा है देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, तो आंसर कौन सा आएगा, फोर्थ ऑप्शन। तो सबसे अधिक बेसिक कौन है, याद करो बच्चों, एल्कली मेटल्स, यस। उसके बाद एल्कन अर्थ मेटल, फिर P ब्लॉक, फिर आपका D ब्लॉक, है ना, इस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट कैपिटल A गिव्स न्यूट्रल सॉल्यूशन इन वाटर इन द पीरियोडिक टेबल, द एलिमेंट A बिलोंग्स टू। तो बच्चों से ने कहा है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन बना रहा है ना, कोई एक एलिमेंट A क्लोरीन के साथ, तो बच्चों क्लोरीन की बैलेंसी कितना है, -1। तो सामने जो मेटल होना चाहिए, जैसे सोडियम लिखा अपन ने, तो एक ऐसा मेटल लेना पड़ेगा जिसकी बच्चों बैलेंसी क्या रहनी चाहिए, +1 रहनी चाहिए। अगर ये आपस में कंबाइन करते हैं तो बच्चों यहां से बन गया मेरे पास लाइक NaCl सॉल्यूशन, और इस NaCl को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बच्चों यहां से बनेगा मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, और बनेगा यहां से HCl। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, बोलो बात समझ में आ रही है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे, जिससे बच्चों यहाँ पे pH का रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका 7। तो ध्यान देना है, तो कौन सा आंसर होना चाहिए, तो आंसर बच्चों आएगा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट होना चाहिए, जिससे आपका आंसर न्यूट्रल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड। तो बच्चों यहां देखेंगे सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, तो सबसे अधिक तो बच्चों क्लोरीन का आंसर आना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की ज्यादा होती है। इधर वाले केस में भी आंसर आपका रॉन्ग, Cl का सबसे कम दे रखा है। इस वाले केस में सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यस ये ऑप्शन आपका सही है। क्यों, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू से अकॉर्डिंग भी बच्चों Cl सबसे अधिक है, उससे कम सल्फर है, उससे आपका कम फास्फोरस है, और सबसे कम आपका सिलिकॉन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों सबसे अधिक Cl की रहेगी, तो यहाँ पे आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी Cl2O7 सबसे अधिक रहना चाहिए। इस वाले केस में P2O5 दे रखा है, ये रॉन्ग दे रखा है, तो आंसर कौन सा आएगा इसका, सेकंड ऑप्शन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग। ऑक्साइड्स दैट इज मोस्ट एसिडिक
मोस्ट एसिडिक आंसर है Cl2O7। क्लियर दिख रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उसी की सबसे अधिक दिख रही है, तो उसका आंसर हो जाएगा। मोस्ट बेसिक ऑक्साइड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट कौन सा आएगा, तो बताओ जरा। एस ब्लॉक एलिमेंट में एल्कली मेटल बच्चों, एल्कली मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होंगे, एल्कली मेटल ऑक्साइड बच्चों सबसे अधिक बेसिक होते हैं, तो पहले तो उस पर ध्यान देते हैं। ये हो गया बेरिलियम ऑक्साइड, कैंसिल। कैल्शियम ऑक्साइड कैंसिल, क्यों, दोनों आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स नहीं है, कैंसिल। सोडियम और बच्चों सीजियम में से होना चाहिए। अब दिमाग लगाओ, सोडियम और सीजियम में से बच्चों पोजीशन किसकी है नीचे, सीजियम की, तो टॉप टू बॉटम आने पे मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज तो बेसिक नेचर भी इंक्रीज, तो आंसर कौन सा आएगा, CH2O। इस तरीके से इसका आंसर कौन सा आएगा, सेकंड ऑप्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर, अभी आपको डिस्कस किया था, जिनको भी करानी है, जिनको मतलब जिंक करानी है पार्टी, जिनको भी मतलब बेरिलियम, जाओ सब ऑस्ट्रेलिया एल्यूमिनियम, और आपका यहां से पार्टी मतलब PB, तो इसका मतलब उस ट्रिक की हेल्प से सॉल्व किया तो बच्चों आंसर आएगा आपका फोर्थ, जिसमें आपका A, B, C, D। क्लियर हो गया, यस यस स्टूडेंट्स, थैंक यू।